Good morning, students. So, how are you all? I hope you all are fine, healthy, and safe at home. So, children, as we know that chapter 14, movements of ocean water, is going on, and in this chapter, we already discussed about the waves, and today we are going to learn about the tides. Okay, so let's start with this topic tides. So, here some important points or important things about the tides. So, let's start. Uh, what is tide? First question is what is tide? So, the periodical rise and fall of the sea level once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called a tide. जब सन या मून के अट्रैक्शन की वजह से दिन में पीरियोडिकली कह सकते हैं उसको हम वाटर का या सी लेवल जो है हमारा उसका राइज और फॉल होता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है वंस और ट्वाइस अ डे, दिन में एक या दो बार। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टाइड। क्लियर? द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called tide. अब sun और moon का रोल कैसे है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? So the movement of water caused by meteorological effects like winds, atmospheric pressure changes. So this is called surges. What is surges? Movement of water caused by meteorological effects. It is called surges. So surges are not regular like tides. So the study of tides is very complex, spatially and temporally, as it has great variations in frequency, magnitude and height. तो जैसे कि मैंने बताया आपको, उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको समझना कि इसकी हाइट कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना मैग्नीट्यूड है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. क्लियर? नेक्स्ट, द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट and to a lesser extent the sun's gravitational pull, so are the major causes for the occurrence of tides. Tides कैसे आते हैं? जब जो ग्रेविटेशनल मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब वो बहुत ज़्यादा होती है और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो थोड़ी कम होती है, तो ऐसे में जो है जो टाइड्स हैं वो अकर होते हैं. ठीक है, या कह सकते हैं क्योंकि मून की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो क्या है, वो ज़्यादा है सन से, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है. ओके, सो अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज़ फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर द बैलेंस द ग्रेविटी. क्लियर? सो टुगेदर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स are responsible for creating the two major tidal bulges on the earth. दो तरह के जो टाइडल बल्जेस हैं उनको ये बनाता है या क्रिएट करता है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनदर वन इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सो टुगेदर द इट इज़ डन, सॉरी. सो ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून. Okay, let me understand with the diagram. Yes, now you can see this. देखिए, you can see here the earth facing the moon. जब अर्थ मून को फेस करती है, a tidal bulges occurs while on the opposite side. जो टाइडल बल्जेस होंगे, अब देखिए यहाँ पे इसका मून का अर्थ का जो फेस है वो चेंज है, यानी कि अर्थ का जो फेस है वो इस तरफ, अब मून के उस तरफ है. ठीक है, यहाँ नहीं है. फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी अर्थ का जो फेस है वो मून के जस्ट सामने है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको. तो यहाँ पे जो टाइडल बल्ज बनेगा वो देखो यहाँ पे बिल्कुल इसकी फेस की तरफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है, इसको इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ मून अगर लेस होगा तो वहाँ पे इस तरह के होगा, बल्जेस बनेंगे, और ज़्यादा होगा तो इस तरह के बनेंगे. ठीक है, सो एट इट इज़ एज फार्दर अवे एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज टाइडल बल्जेस ऑन द अदर साइड. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे टाइडल बल्जेस बन रहे हैं. ठीक है, और दूसरे साइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे टाइडल बल्जेस बन रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे दो टाइप से जो है इनके टाइडल बल्जेस जो हैं बनते हैं। क्लियर? ग्रेविटेशनल और दी सेंट्रीफ्यूगल। चलो आगे चलते हैं अभी। सो द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, the gravitational attraction of the moon and the centrifugal force. So on the surface of the earth nearest to the moon, अगर हम बिल्कुल मून के एकदम नियरेस्ट होंगे, जब अर्थ जो है अर्थ का सरफेस मून के एकदम नज़दीक होता है, तो मून की जो अट्रैक्टिव फोर्स है या उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सो देयर इज़ अ नेट force causing a bulge towards the moon. So on the opposite side of the earth the attractive force is less. अब देखो जो हमने डायग्राम में देखा था ना, अभी देखो यहाँ पर जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ पे फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रही है हमारी उस तरफ कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, टाइडल बल्जेस बन रहे हैं। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे मून जो है वो अर्थ के एकदम नज़दीक है, सामने फेस कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे टाइड्स जो है हाई हो रहे हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वहीं पे अपना। ठीक है, चलिए। So on the opposite side of the earth the attractive force is less, as it is farther away from the moon the centrifugal force is dominant. Hence there is a net force away from the moon and it creates the second bulge away from the moon. So on the surface of the earth the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces in generating the tidal bulges. Clear? चलिए, so the tidal bulges on wide continental shelves have greater height. When tidal bulges hit the mid-oceanic islands, they become low. And the shape of bays and estuaries along a coastline can also magnify the intensity of tides. So the funnel-shaped bays greatly change tidal magnitudes when the tide is channeled between islands or into bays and estuaries. So they are called the tidal currents. Clear? Now we can take an example of tides के लिए, tides of Bay of Fundy. ठीक है, it is in Canada. So the highest tides in world occur in the Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. तो कनाडा का जो नोवा स्कोटिया प्लेस है वहाँ पर बे ऑफ फंडी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड्स जो हैं वो वहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? सी The tidal bulge is 15 to 60 meter high, 15 to 16 meter high, and because there are two high tides and two low tides every day, then a tide must come in within about 6 hour period. यानी कि 4 घंटे के अंतराल में कह सकते हैं, या 6 घंटे के अंतराल में, नॉट 4, 6 घंटे के अंतराल में जो है ये टाइड्स जो वहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 2 हाई टाइड्स आ रहे हैं, 2 लो टाइड्स आ रहे हैं, तो इनके जो वो है हर 6 आवर पे ये कोई ना कोई टाइड्स जो हैं आते रहते हैं। चलिए, सो एज अ रफ एस्टिमेट द टाइड राइजेस अबाउट 240 सेंटीमीटर एन आवर and 1440 centimeter divided by 6 hours. So if you have walked down a beach with a steep cliff alongside, make sure you watch the tides. अगर कभी भी आप बीच साइड पे जाते हैं then you can check these tides और देख सकते हैं आप किस तरह से ये tides आते हैं और जाते हैं। Okay? चलिए, so this is about the tides of Bay of Fundy, Canada. Now come to the types of tides. So the tides vary in their frequency, direction and movement from one place to another and also from time to time. So tides may be grouped into various types based on their frequency of occurrence in one day or 24 hours or based on their height. So first we will learn about the tides based on frequency. Okay, so based on frequency we can divide it into 3 types: semi-diurnal tide, diurnal tide and mixed tide. Okay, so what is semi-diurnal tide? So the most common tidal pattern featuring 2 high tides and 2 low tides each day. So the successive high or low tides are approximately of the same height. So these are called semi-diurnal tide. Diurnal tide,
there is only one high tide and one low tide during each day. सेमीड्यूरल में क्या था, 2 हाई टाइड्स थे, 2 लो टाइड्स आ रहे थे, तो विच इज़ कॉल्ड सेमीड्यूरल. और ड्यूरल में क्या है, एक हाई टाइड है और एक लो टाइड है. सो द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट, जो कि सेम हाइट के हैं. इवन इन द सेमीड्यूरल टाइड वहाँ पे भी सेम हाइट के थे. नेक्स्ट इज मिक्स्ड टाइड. सो टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड, जहाँ पे हाइट में वेरिएशंस रहते हैं, कम या ज़्यादा रहते हैं. So these tides generally occur along the west coast of North America and so many islands of the Pacific Ocean. Now come to the next tides based on the sun, moon and the earth position. So the height of rising water means high tide, जब पानी ऊपर को उठता है. So varies appreciably depending upon the position of sun and moon with respect to the earth. So spring tides and neap tides come under this category. So now you can see in this we will discuss about the 2 tides. One is spring and another is neap tide. Clear? Okay, so what is spring tides? So the position of both the sun and the moon in relation to the earth has direct bearing on tide height. So when the sun, the moon and the earth are in a straight line, the height of the tide will be higher. So these are called spring tides and they occur twice a month, one on full moon period and another during new moon period. Clear? Okay. Now come to the neap tides. So normally there is a 7-day interval between the spring tides and neap tides. तो नीप टाइड्स और स्प्रिंग टाइड्स उनके बीच में 7 दिन का गैप रहता है. एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड द फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून टेंड टू काउंट्रैक्ट वन अनदर. तो यहाँ पे जब सन और मून की जो पोजीशन है वो एक राइट एंगल बनाती है, तो ऐसे में जब सन और मून इनकी जो फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, काउंट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को. सो द मून्स अट्रैक्शन दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज द सन्स इज डिमिनाइज्ड बाय द काउंट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल. सो वंस इन अ मंथ when the moon's orbit is closest to the earth, which position is called perigee. ठीक है, perigee. जब मंथ में एक बार मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट के एकदम नज़दीक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, perigee. And unusually high and low tides occur. वहाँ पर उस वक्त कौन से टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स. कब, जब मून जो है वो अर्थ के एकदम क्लोज रहेगा और उस वक्त हमारी जो है पैरिगी जिसे कहा जाता है उस पोजीशन को, उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल, और उसका जो टाइम इंटरवल होता है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा होता है. So 2 weeks later, when the moon is farthest from Earth apogee, the moon's gravitational force is limited and the tidal ranges are less than their average. तो जब 2 वीक के बाद अगर हम इसको देखते हैं तो मून जो है वो अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होता है, जिसे हम एपोजी कहा जाता है उस पोजीशन को. और ऐसे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, और जो कि जो हमारे टाइडल रेंजेस हैं, जो एवरेज हाइट्स हैं वो हम क्या होती है, टाइडल रेंजेस जो हैं उनकी एवरेज हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है. एंड व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, जब अर्थ सन के क्लोज में होता है जिसको पेरिहेलियन कहा जाता है. एंड 3 जनवरी ईच ईयर टाइडल रेंजेस आर ऑल्सो मच ग्रेटर, और 3 जनवरी के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टाइड्स आते हैं. ओके, सो व्हेन द अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब अर्थ जो है सन से बहुत दूर होती है उसको कहा जाता है एफिलियन. इट इज़ अराउंड 4th July each year. So tidal ranges are much less than averages. Clear? So the time between the high tide and low tide when the water level is falling is called the ebb, and the time between the low tide and high tide when the tide is rising is called the flow or flood. यानी कि जो हाई टाइड और लो टाइड्स आते हैं उनके बीच में जो वाटरफॉल का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है एब. ठीक है, और जब लो टाइड्स और हाई टाइड्स के बीच में जब टाइड राइज होने लगता है, फॉल हो रहा है तो एब, और वाटर राइज हो रहा है तो उसको हम फ्लो और फ्लड के नाम से भी जानते हैं. क्लियर?
Now, why tides are important for us? So now we will see about it, the importance of the tides. So since tides are caused by the earth, moon, sun position and which are known accurately, ठीक है, the tides can be predicted well in advance, and this helps the navigators and fishermen plan their activities. And tidal flows are of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors, near rivers, and within estuaries having shallow bars at the entrance, which prevent ships and boats from entering into harbor. ठीक है, तो ये जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है. किस तरह से जो हमारे फिशरमैन्स हैं वो नेविगेट करते हैं, किस तरह से जब टाइडल हाइट पे होता है तो रिवर्स के पास में या एस्चुरीज के पास में जो शैलो बार उसमें किस तरह से एंटर ली जाता है, शिप्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, बोट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है. सो इसके बारे में पढ़ेंगे. सो टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन desilting the sediments and in removing polluted water from river estuaries. So these are used to generate electrical power in Canada, already generated, and France, Russia. These are also some important places also. So as MW tidal power project at Durga Dwani in Sundarbans of West Bengal is underway. तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात करी है दुर्गा दाउनी, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में इनके लिए जो टाइड्स वगैरह जो आते हैं उस पर जो सर्वे करते हैं तो उसके बारे में ये है प्रोजेक्ट है. ठीक है, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक टाइड्स. ओके, सो टाइड इज कंप्लीटेड नाउ and our next topic is ocean currents and their types and characteristics also. So about this we will learn in our next class. Okay, so till then take care and bye.